क्या कर रहे हो? मैं अपनी बात सर सैयद के लिए सबसे पहले खिराजत पेश करने के बाद शुरू करूंगा शेर के साथ कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, ये सरज़मीन ये आबशार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, ये सरज़मीन ये आबशार बोलता है। और है तुझ पे नाज ऐ सैयद कौम मिल्लत को, है तुझ पे नाज ऐ सैयद कौम मिल्लत को, ये मैं नहीं परवरदिगार बोलता है। हाज़रीन गिरामी, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मेरे उन भाइयों का जिन्होंने मेरी इज्जत रखी, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इज्जत रखी। मुझे याद है आपका सब करता चलूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ कई सारी चीजों को अभी नोट कर रहा था जब हमारे दीगर भाई बोल रहे थे यहाँ पे जो लोग जिन्होंने कहा कि हम हार गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो इस सोच को लेकर के मैदान में आए कि वो हारेंगे या जीतेंगे। ये मामला हार या जीत का नहीं है, ये मामला है खिदमत का। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 4 कैंडिडेट्स थे उनमें से आपने उसको चुना जो आज भी आपके साथ मौजूद है, बाकी 3 गायब है। मुझे फख्र है आपकी इस सलाहियत पर कि आपने उस कैंडिडेट को चुना, कि आपने उस सलाहियत को पहचाना, उस जज्बे को पहचाना कि वाकई में शहजाद आलम जिस तरह से पहले से काम करता है आगे भी वैसे ही करता रहेगा। और जो लोग सिर्फ इलेक्शन के लिए यहां पर आए थे, 3 दिन पहले आकर के शेरवानी पहनी, उसके बाद अगले दिन शेरवानी उतार करके कोई दिल्ली घूम रहा है तो कोई घर पे फंक्शन में चला गया। मैं बहुत सारी बातें लिख करके लाया हूं और मगरिब तक का टाइम है, जैसे कि रिवायत है यहाँ की, इंशाअल्लाह मैं मगरिब तक ही बोलूंगा। देखिए, मैं पहले आपने मेरी स्पीच सुनी, मैं वो उस तरह की तकलीफ करने नहीं आया। दरअसल यहाँ पे हमें बात करनी है अपनी जिम्मेदारियों की, हमें अपनी जिम्मेदारियों की बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि पिछली 2 यूनियन भी हम लोगों ने देखी और इस बार जो 45% पोलिंग हुई वो उन्हीं 2 यूनियन का नतीजा था कि लोगों का यकीन यूनियन से उठ गया। और मैंने सब लोगों को बुलाया रात में, हमारे सेक्रेटरी साहब को भी, नायब सदर साहब को भी, हमारे जो कारीनामे कैबिनेट से, हम सबको बुलाया और मैंने उनसे सिर्फ एक बात की इल्तिजा की कि ये जो यूनियन है ये सिर्फ एक यूनियन नहीं, ये लोगों की एक उम्मीद है। एक उम्मीद जताई है लोगों ने, लॉबिज्म से ऊपर उठ के बाकी सब चीजों को छोड़ करके। मुझसे किसी ने कहा जब मैं खड़ा हुआ कि शहजाद साहब क्यों प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 200 कुछ वोटें बोले शहर पर जीत पाएंगे। मैंने कहा अगर लॉबी के नाम पे इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो बिहार के भी 2000 वोट है कि 2000 पे कोई जीत जाता। ये मामला एक लॉबी का नहीं है, ये मामला किसी एक जगह के लोगों की वोट का नहीं है, ये मामला है हमारा मुस्तकबिल चुनने का। और आप लोगों ने उसे बखूबी अंजाम दिया, मैं आप लोगों का और मैंने रात भी अपने लोगों से सबसे ये कहा जो मेरे साथ हैं कि मैं एक सदर की हैसियत से कभी यूनियन में नहीं रहूंगा, इंशाअल्लाह रहमान एक बड़े भाई की हैसियत से रहूंगा। और अगर कहीं भी कैबिनेट से लेके, सेक्रेटरी से लेके, नायब सदर से लेके किसी को भी ये लगता है कि ये शहजाद ने चीज गलत की तो आप बिना झिझक उसे रोक कीजिएगा। बेशक ये हमारी जिम्मेदारी है। और जहां तक बात, अभी एक भाई थे कौन थे, फैजान साहब, मेरे भाई फैजान अब्दुल्ला, मेरे पड़ोसी भी हैं रूम, उन्होंने कहा पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात। मैं कहती शहजाद कोई पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करने वाला। मैं यहाँ आ गया हूँ।
4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने जब तक यूनियन चलेगी, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा है, ना वो सपा का है, ना वो कांग्रेस का है, ना वो बीजेपी का है, ना वो पीस पार्टी का है, ना किसी दीगर पार्टी का है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं है शहजाद। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि कुछ लीडरान को यहां पे बुला करके और शहजाद से मुलाकात करा करके उसे एक कप चाय पिला करके उसे खरीद लेगी, तो उनकी गलत फहमी है। मैं बिल्कुल वादे तौर पर कह दूं कि शहजाद जब तक यूनिवर्सिटी में रहेगा, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। आगे की बात की है कि यहां से निकलने के बाद क्या करता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे सिर्फ अलीगढ़ के होना, नहीं किसी पार्टी के हो। और जो यूनियन की जो बातें चल रही थी, पिछली जो यूनियन रही, तो हमारे पास हर चीज रिटन फॉर्म में है, हमें उन चीजों को देखना चाहिए, हमारी जो रिवायत है उनको बरकरार रखना चाहिए। तो जो यूनियन की जो पिछले 2 साल का जो हर्ष हमारा रहा, इंशाअल्लाह रहमान, मैं आज इस स्टेज से डिक्लेयर करता हूं कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी बंदा इस नाम को लेकर के कि मैं शहजाद भाई का भाई हूं और मुझे फ्री में ढाबे पे चाय पिलाई जाए या मुझे फ्री में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल दिया जाए, मेरी बात सुनिएगा पहले, फ्री में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल दिया जाए या डाइनिंग उसकी फ्री में चले, तो मैं बाखुदा इस बात को इस मंच से आज कह रहा हूं कि वो शहजाद का भाई नहीं है। मैं उसको अपना भाई नहीं मानता जो यूनियन के नाम पे वसूली करे, जो यूनियन के नाम पे लोगों को दहशत में लेकर के आए। वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। बात आती है ट्रेडिशंस की। मैं आपको वाजे करता हूं, मैं एक पॉइंट लिख कर आया हूं और मैं सिर्फ आपसे, मैं देखिए जज्बाती तकलीफ करना मैं भी जानता हूं, मैं भी कह दूंगा कि खून का कतरा मेरा यूनिवर्सिटी के नाम है और ये मैं वो जज्बाती तकलीफ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोगों को इस चीज का एहसास हो कि हमारी जिम्मेदारी आपके है क्या। अगर हमने किसी यूनियन को बनाया है तो उसे क्या काम करने हैं और हमें यूनियन से किस तरह से काम लेना है, अगर वो नाकारा निकलती है तो ये आपको भी एहसास होना चाहिए। तो बात ट्रेडिशंस की चल रही थी। मैंने वाइस चांसलर साहब से कल भी कहा, हमारी मुलाकात में इंस्टॉलेशन के सिलसिले में कि कब इंस्टॉलेशन कराना है, मैंने वाइस चांसलर साहब से दरख्वास्त रखी कि देखिए ट्रेडिशंस हमारी जो रिवायत थी वो हमसे दूर इसलिए होती जा रही है कि हमने इंट्रोडक्शन बंद कर दिया। ये मामला रैगिंग का नहीं, ये मामला मोलेस्टेशन का नहीं, किसी को सप्रेस करने का नहीं है, ये मामला इंट्रोडक्शन का है कि ताकि जो हमारे छोटे भाई आने वाले हैं वो हमारे जूनियर्स नहीं है, हमारे छोटे भाई हैं और हम उनके सीनियर्स नहीं है, हम उनके बड़े भाई हैं। ये एहसास पैदा हो, लोगों को ये पता हो कि कौन कौन किस हॉस्टल में हमारा सीनियर है, हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, और अगर हमारी परेशानी होगी तो हमें किससे ये बात कहनी है। और ये तभी हो सकता है जब अलीगढ़ के अंदर इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं कोई जहालत वाली बात नहीं करूंगा। आप लोगों ने मुझे इस उम्मीद के साथ लेकर के आए कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर काम होंगे और पढ़ी लिखी यूनियन होगी। मैं इस बात का वादा करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट देता है दैट वी हैव द राइट, दैट्स द फंडामेंटल राइट, वी हैव द राइट टू प्रिजर्व आवर कल्चर। इंट्रोडक्शन इज द कल्चर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। So we have the constitutional right। और अगर बात रैगिंग की आती है, हम सुप्रीम कोर्ट की बातों को नकार नहीं सकते, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात रैगिंग की तब आती है आप वीडियोग्राफी कराइए, आप ऑर्डर को बुलाइए, आप प्रोवोस्ट को बिठाइए और रात में लोगों को बिठाइए, सीनियर्स को बोला बिठाइए, जूनियर्स को बिठाइए और आप उसकी वीडियोग्राफी कराइए ताकि आने वाले वक्त में कल को ये न रहे कि इंट्रोडक्शन के नाम पर हमारे साथ रहेगी। साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप उनको इस्तेमाल करना सीखिए। आप इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराइए, मैं देखता हूं भला कौन सा कोर्ट, कौन सी अदालत ये कहती है कि ये रैगिंग है। लेकिन हमें अब इन चीजों पर काम करना होगा और ये सिर्फ छोटों की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आप समझिए, आप नहीं कर रहे। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। आज हम लोगों की कमी है कि हमारी रिवायत छूटती जा रही है। एक सीनियर अपने जूनियर से ढाबे पे बैठ के कहता है कि बेटा जरा तो सिगरेट पकड़ लेना, और फिर मैं किसी को पार्टिकुलरली नहीं कर रहा हूं, ये सबका हाल है। सीनियर बैठा होगा, जूनियर चाय पीता ऊपर के चला जाता है कि पैसे को अपने आप देगा। ये हमारी जिम्मेदारी है
हमारी इज्जत करें, तो हमें भी एहसास होना चाहिए कि हमें उनको प्यार देना है। हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग भाग रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि उनके साथ बैठ करके सिगरेट भी पिए और वो हमारे सामने सिगरेट न पिए। मतलब हम उसके सामने सिगरेट पिए लेकिन वो हमारे सामने ना पिए, क्योंकि वो जूनियर है। अगर आप उसके लिए करते हैं कि वो आपके सामने सिगरेट नहीं पिएगा, तो आपको भी इस बात का बिल्कुल इससे मदद वो तरीका नहीं। दूसरी बात, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ चीजों को। देखिए, शेरवानी कम से कम मेरी एक निर्देशा है आप सभी लोगों से कि कम से कम जुम्मे के दिन सब लोग शेरवानी का एहतराम करें। कम से कम जुम्मे के रोज हम लोग शेरवानी का एहतराम करें, क्योंकि वो हमारी पहचान है। और मैं डॉक्टर ऑफिसर ये कहना चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट आए चाहे ना आए स्लिप लेने के लिए, लेकिन जिसका एडमिशन होता है एक हफ्ते के अंदर उसके पास स्लिप पहुंचे कि ये आपकी शेरवानी की स्लिप है, आप इसे सिलाएं और आप इसे पहनना शुरू करें। ये जिम्मेदारी नहीं कि डॉक्टर ऑफिस ये कहकर भूल जाए कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट आया ही नहीं, हमको शेरवानी कैसे देंगे। तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लड़का नया होगा तो ये भी पता नहीं होता कि डॉक्टर ऑफिस एग्जैक्टली है कहाँ। तो उनकी जिम्मेदारी है कि उन तक उनकी स्लिप पहुंचे, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे दी जाए, चाहे वो उसे बाकी किसी भी तरह से पहुंचाई जाए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो स्लिप उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए कि आपकी शेरवानी की स्लिप है, आप अपनी शेरवानी सिलाएं और इसे पहनना शुरू करें। आगे बात बढ़ा रहा हूं, हॉस्टल्स का तो एक सिस्टम बनाया कि नई CAC कुछ बनाया, सेंट्रल अलॉटमेंट कमेटी। मैं सर से देखिए, मैं इन चीजों पर चाहता हूं कम से कम तवज्जो दी जाए। पहली चीज ये है, क्योंकि जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे चीजें खत्म नहीं होने वाली। सेंट्रल अलॉटमेंट कमेटी बना दी जाती है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होता कि अलॉटमेंट होता कैसे। और जो एक निजाम था, जो हमारी पहचान थी, जो हम बात करते हैं कि एक वार्डर, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, जो हमारे लिए फर्स्ट एड प्रोवाइड करा दे होता है अगर जरूरत पड़े, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी पहले, क्योंकि हर हॉल में सब जगह के लोग रहते थे। कोई मेडिकल का होता था, कोई रिसर्च का होता था, कोई साइंस का होता था। और वही मेरी बात सुनिए, मैं ताली नहीं जा रहा, बाप मुझे ताली नहीं चाहिए, मेरी बात सुन लीजिए बस, मुझे ताली नहीं चाहिए बाप। और वही एक वजह, देखिए चीजें कैसे सीखता है इंसान। मैं जब साइंस वाले के साथ बैठूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। मैं जब ज्योग्राफी वाले के साथ बैठूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि अर्थ में लेयर्स कितनी है। मैं जब फिजिक्स वाले के साथ बैठूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि दिशांतर क्या होता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों को बांट दिया गया, पहले हम लोग खुद बैठे हुए थे, अब यूनिवर्सिटी ने हमें बांट दिया कि साइंस के स्टूडेंट इस हॉल में रहेंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट इस हॉल में रहेंगे। मैं सबसे दरखास्त करता हूं और इंशाअल्लाह ताला मेरे लेटर पर ये बात जाएगी कि सेंट्रल अलॉटमेंट कमेटी भले ही रहे, लेकिन जो सिस्टम चला रहा है कि आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी के लोग सिर्फ 3 हॉस्टल में रहेंगे, चौथे लोग नहीं, खत्म होना चाहिए सब। हर हॉल में हर जगह के लोग रहेंगे। देखिए दरअसल होगा क्या है कि आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा। मैं बहुत लंबी चीज तकलीफ है, मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं हटूंगा नहीं, मगरिब तक मैं बोलता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि देखिए क्या होता है कि आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है, एक लड़का बीएम से ट्रांसफर होकर के आया, सेंट्रल अलॉटमेंट कमेटी ने कहा कि साहब आप तो ट्रांसफर हो गया है, आपकी जो स्टैंडिंग है उसके 3 पॉइंट काउंट होंगे, जो पहले से आपका में रहा उसके 5 पॉइंट काउंट होंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे सामने। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि चाहे वो लड़का बीएम का है, चाहे वो लड़का आफ्ताब का है, अगर किसी की स्टैंडिंग के पॉइंट काउंट होंगे तो वो बराबर काउंट होंगे। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाता है, और ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आप बीएम से ट्रांसफर हो गए आफ्ताब के लिए और आफ्ताब में आपका हॉस्टल चाहते हैं, या आप अगर कोई पोस्ट पे आना चाहते हैं, तो आपके पॉइंट्स आपके हॉल के हिसाब से काउंट होंगे। गलत है, आपके पॉइंट काउंट होंगे आपकी स्टैंडिंग के हिसाब से, जब से आप यूनिवर्सिटी में हैं तब से काउंट होंगे। एक एक करके आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात, मैं एक बार सर सैयद हॉल गया, वहां पे स्पेशल हॉल में मैंने देखा कि बांस की लकड़ी में टेढ़ी तिरछी लकड़ी थी, उस पर एरियो का फ्लैग लगा हुआ था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख करके कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टिक ऐसी सीधी प्रोवाइड नहीं करी जैसे कि जिसमें भी हमारे फ्लैग लग सकते। मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो काउंट होनी है, ये हम लोग इग्नोर करते थे, लेकिन जब लोग बाहर से हमारी यूनिवर्सिटी को देखने आते हैं ना, तो ये सोच करके आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो कैम्ब्रिज का ऑक्सफोर्ड का एक दूसरा नमूना है। वो सोच करके आते हैं। हम ऐसी सेंट्रल कंट्री नहीं चाहते जो ना तो नई हो ना पुरानी हो।
अगर आपको उसे बनाना है, यहाँ का आर्किटेक्चर जितना भी बनेगा या तो हमारे पुराने पैटर्न पे बनेगा या जो मॉडर्न पैटर्न है उससे बनेगा। ये बीच वाली चीजें नहीं चलेंगी कि ना वो पुराना है ना वो नया है। और मैं दरखास्त करता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी का जितना भी आर्किटेक्चर आने वाले टाइम में बने, जितनी भी इमारतें यहाँ पे तामीर की जाए, उनका पैटर्न वो होना चाहिए जो हमारे सर सैयद हॉल का है। हमारी पहचान शेरवानी नहीं है या हमारा खराब नहीं है, हमारी पहचान हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और इससे आगे एक चीज और मैं कह दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी की हर फैकल्टी के ऊपर एएमयू का एक फ्लैग होना चाहिए और उसकी स्टिक सीधी होनी चाहिए। ये चीजें जो हमें, देखिए हम लोग बाशऊर लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, लेकिन हमें अपनी अलग पहचान बनानी है। हमारी यूनिवर्सिटी में जब कोई कदम रखे तो उसे दिखाई दे ये अलीगढ़ मुस्लिम। और हर फैकल्टी के ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए जिसमें उर्दू में लिखा हो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी लिखा हुआ है तो वहां पर शोभा यूनिवर्सिटी नहीं लिखा हुआ। तो ये मैं सब लोग मेरे एजेंडा में ये सब चीजें मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग देखिए बहुत सारी चीजें भी शुरू होंगी कि लोग बैठ जाएंगे कि तो ईस्टर्न का जीत गया, वेस्टर्न का जीत गया, मैं उसको नहीं चलाने दूंगा, मैं उसको नहीं चला दूंगा, वो आएगी तो मैं उसको रोक दूंगा, वो आएगा तो मैं उसको रोक दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए जो आपके ठेकेदार बने हुए हैं, और वो ठेकेदार इसलिए नहीं जो आपकी भला करना चाहते हैं, वो ठेकेदार वो है जो कोई बुद्धू पंडित से पैसे लिया था, कोई इधर कांग्रेस से पैसे लिया था, कोई बसपा से पैसे लिया था कि आप टेंशन न लो, हमारी लॉबी का पूरा वोट इधर पड़ेगा, हमारी लॉबी का पूरा वोट इधर पड़ेगा, आप टेंशन न लो। हमने मैनेज कर दिया है। वो 2 मिनट में जाते हैं, चाय पीते, नाश्ता करते, सबको मैनेज कर जाते हैं और हम लोग मैनेज जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मैनेजमेंट ये चल रहा है ना, लोगों की जो दुकानें हैं यहाँ पे, लॉबीज के नाम पे दुकानें बंद होनी चाहिए सबसे पहले। आप ऐसे किसी भी एलिमेंट को, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप किसी भी एलिमेंट को ना पलटने दें। सिर्फ कट्टा चलाना क्रिमिनल नहीं है, लोगों के जहनों को बदलना भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, उनकी जहनों को नापाक करना भी क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप लोग अगर चाहते हैं कि यहां से इन चीजों का सफाया हो तो आप लोगों को ऐसे किसी भी एलिमेंट को नहीं पनपने देना होगा जो आपकी सौदेबाजी करे, जो आपकी सौदेबाजी करे। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। और आप लोगों ने इस बात की मिसाल कायम की है। मुझसे मीडिया ने पूछा रात में जिस इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ कि शहजाद साहब आप अपनी चीज को क्या मानते हैं? मैंने कहा ये तमाशा है लॉबी के नाम, ये तमाशा है लॉबी के नाम पे कि लोगों ने इन चीजों को से ऊपर उठ करके देखा। और जो लोग ये कहते थे कि मैंने बिहार को इधर से मैनेज कर लिया, बंगाल को इधर से मैनेज कर लिया, कश्मीर को इधर से मैनेज कर लिया, अपना ईस्टर्न इधर है, वेस्टर्न उधर है, उन सबके डाल का एक तमाशा पड़ा था। आप लोगों ने इस बात का सबूत दिया है कि जहां पे 240 लोग थे जहां के, उसे 4230 से ज्यादा लोग आपने दिए। ये तमाशा है लोगों के नाम पे कि जो ये सोचते थे कि वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से यूनियन बनाएंगे और आने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुस्तकबिल होगा वो अपने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन आप लोगों ने इस बात की मिसाल कायम की कि मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रहमान आप लिखेंगे। बात आती है बजट की। मैं आगे बढ़ाता चलूंगा एक चीज को, यूनिवर्सिटी का हर बार बजट वापस चला जाता है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से बजट खर्च नहीं होता तो यूनियन के फंड में ट्रांसफर कर दीजिएगा, यूनियन से खर्च करके दिखाएगा। आप उसे यूनियन के फंड में ट्रांसफर कर दीजिए और शहजाद को 1 रुपया दिखाना बात होगा, हराम है उसके लिए 1 रुपया देने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अगर शहजाद को 1 रुपया दिखाए आप लोग हिसाब दीजिएगा। मैंने लोगों से हिसाब लिया, 10 रुपए के काटे जाके आप भी हिसाब दीजिएगा शहजाद से, मुझे भी तो पता चलेगा आगे जल्दी तो क्या है। आपको हिसाब दीजिएगा कि अगर यूनियन का पैसा पास हुआ है तो गया कहां है, आप इस चीज का हिसाब दीजिएगा। वो सिस्टम नहीं चाहिए कि यूनियन 60,000 रुपए की सलाद खा जाए, चाहिए। मैंने माइनॉरिटी स्टेटस की कुछ खाई तो नहीं पुरानी, हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ औहदेदार दिल्ली गए एक टूर पे मुलाकात के लिए माइनॉरिटी के सिलसिले में, वो 2.5 लाख रुपए का पानी पी गए, वो 2.5 लाख रुपए का पानी पी गए। मैंने कहा भाई पिछले दिन तो 15 रुपए का दिया, आपने 2.5 लाख रुपए का कौन सा पानी पिया? आप चीजों को देखिए, सरकारी सेंटर्स के बारे में बात हुई, फीस के बारे में बात हुई, सर ने कहा हम सेंटर्स बाहर बनाते हैं इसलिए खर्चा बढ़ता है।
सर आपकी शादी आ गई हो कि हम वहां सेंटर्स बनाते हैं, इसलिए खर्चा बढ़ता है। मैंने फौरन में काट के डाली, जवाब मंगाया कि जितनी भी टीम यहाँ से इन्विजिलेशन की ले गई थी उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, मेरे पास आके रखी हुई है। आप तो यकीन नहीं कर सकते कि एक टीम जो 11th के एंट्रेंस के लिए इन्विजिलेशन की ले गई उसने 35 लाख रुपए खर्च किए। और पता है इन चीजों का आपको एहसास भी नहीं, आपको पता भी नहीं कि हमारा पैसा जा रहा है। वो 35 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं? वो लग्जरी गाड़ी मिलती है, उन्हें 3 स्टार होटल चाहिए, पहले वो घूमेंगे, पूरे 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे और घूमेंगे कौन कौन सा बढ़िया रेस्टोरेंट है, खाने खाएंगे, उसके बाद उन्हें बढ़िया बढ़िया पान चाहिए। तो यहाँ पे अपनी टोटी से पानी पीने वाले लोग हैं, उन्हें बिस्लेरी चाहिए। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि अगर हॉस्टल की बात होती है वहां पे आर सिस्टम भी सही से नहीं चलता। अल्लाह इकबाल हॉल के बारे में एक रिपोर्ट है मेडिकल कॉलेज की, आप लोगों को शायद मालूम भी ना हो कि यहाँ पे पानी में गंदगी है और लड़के उससे बीमार होते हैं। कि आगे को रिपोर्ट किया तो किस तरह से काम किया जाए। तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात की मैंने 2007 में मूवी शुरू करी थी। इरफान भाई इसमें बहुत एक्टिव भी रहे पैरामेडिकल के, मैंने मूवी तब से शुरू करी थी, अब जाकर के इनको रिकॉग्निशन मिला। लेकिन अभी डिग्री रिकॉग्नाइज हुई तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो हमारे लोग यहाँ से निकले उनको इस लायक को बना दिया जाए कि वो कहीं पर जाकर नौकरी मांग सके। आगे एक एक करके बढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि कम से कम प्रॉब्लम्स आप लोगों को मालूम हो, ताकि कल को जब हम इन चीजों पर काम करना शुरू करें तो लोग आपको बहका ना सके कि तो गलत करने जा रहे हैं, इनके साथ होते। तो अटेंडेंस पे बात होगी, अभी मुझे याद है अटेंडेंस पे बात नहीं होगी। बीओएमएस का भी एक मामला है, तो मेरे सामने सबके सामने पर्सनल पिटीशन गई। 3 लड़के हैं, एक का नाम रजी है, बाकी का नाम याद नहीं है किसी। वहां पे वो लड़के बेचारे पिछले 4 सालों से एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहे, एक ही सब्जेक्ट में फेल होते हैं। लेसन में बात नहीं आती कि अगर लड़का नाकाबिल है, अगर उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है तो वो सब्जेक्ट बदल बदल के फेल हो, हर बार एक नहीं क्यों होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हर बार कुछ लड़के एक ही सब्जेक्ट में फेल होते हैं और लगातार वो 4 साल से फेल हो रहे उसी सब्जेक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि उनका टीचर नहीं चाहता कि वो पास हो। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। उन्होंने मसले पिटीशन मांगी, सत्या से बात हो गई। मैं उस मसले में गया कंट्रोलर साहब के पास, मैंने जाकर के पता किया कि पिछली बार जो लोगों ने उसी सिलसिले में बात की थी उनको 8 बार चांस दिया गया नर्सिंग में, 4 बार नर्सिंग, 4 बार जो नॉर्मल होता है। तो मैं सिर्फ सबसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कल को किसी का दिल न टूटे कि वो ये कहे कि देखिए साहब उनको तो मिल जाता था, हमें नहीं मिलता। तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप उन्हें एक बार जरूर चांस दें, शायद वो इस बार पास हो जाए। और उस टीचर को भी बुलाएं कि आपने तुमने उन्हें क्या पढ़ाया पिछले 4 सालों में कि वो अब तक पास नहीं है। सवाल इसका नहीं कि वो फेल हो गया, सवाल इसका भी है कि आखिर टीचर ने ऐसा क्या पढ़ा है कि वो पास ही नहीं हो पा रहे। देखिए बहुत सारी चीजें आगे हमें एक करके बढ़ा के मसले के पास पहुंचते रहेंगे। बीओएमएस की बात हो गई, हॉस्टल फैसिलिटी की बात थी, बीई की। अभी बात लीगल करिए, मैं कभी इलीगल के लिए मैंने सर से बात कही कि सर मैं कभी आपके पास इस चीज के लिए नहीं आऊंगा कि आप रजिस्टर हटा दीजिए, कंट्रोलर बिना बिठा दीजिए, प्रॉपर उसको हटा करके इसको बिठा दीजिए, मैं कभी नहीं आऊंगा आपके पास। लेकिन जब सर ने कहा वी आर नॉट द राइवल्स, वी आर द पार्टनर्स, मैंने कहा यस वी आर द पार्टनर्स, पर तब तक नहीं जब तक आप स्टूडेंट से कॉस्ट के लिए काम करें। लेकिन तब तक जब तक स्टूडेंट के मफाद में काम होगा, जिस दिन मुझे इस बात का एहसास होगा कि अब आप अलीगढ़ मुस्लिम तलबा की जो है मफाद से अलग जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने खड़ा होगा। हॉस्टल फैसिलिटी की बात आती है, देखिए एडमिशन इज अ काइंड ऑफ डीड, दैट्स अ काइंड ऑफ डीड ऑफ एग्रीमेंट कि आप लोगों को इतने पैसे देने हैं, आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, दैट्स अ काइंड ऑफ डीड। आप लीगल टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो आपने उनसे मुआवजा किया, आपने उनसे वादा किया कि आप जो है आपके डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, 22,000 रुपये की फीस कर दी गई। मुझे सब याद है 22,000 रुपये की फीस कर दी गई इस वादे के साथ कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और अब एक सर्कुलर आता है कि वी आर लैकिंग ऑफ द हॉस्टल, सो आपको वैकेट करना नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप उसको बीच में तोड़ते हैं तो आपको उसको कंपनसेट करना होगा।
आपको उसे कंपनसेट करना होगा। और जब डीड ऑफ एग्रीमेंट एक साइन हो गया तो स्टूडेंट्स जिन कंडीशंस पे एडमिशंस लेकर के आए थे उन्हीं कंडीशंस पे आप तक रहेंगे। कोई बात नहीं जाएगा डी वाला स्टूडेंट, और जब जाएगा तो शहजाद आलम के हॉल पर खड़ा होगा। मैं आपको बात कर रहा हूं कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एडमिशन दिए गए हैं उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लोग अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने हॉस्टल में रहेंगे। और अगर हॉस्टल्स की कमी है तो वी डोंट नीड गोल्फ कोर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट। वी डोंट नीड दैट। हमें गोल्फ कोर्स चाहिए लेकिन तब जब हमारी प्राइमरी नीड्स पूरी हो जाए। आप लोगों ने शायद पढ़ा हायरार्की ऑफ नीड्स का एक सिस्टम है, हायरार्की ऑफ नीड्स, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो। तो हायरार्की के अकॉर्डिंग चलिए, हमें वैसे नहीं चाहिए, पहले हमारी बेसिक करके उसके बाद हमें आप गोल्फ कोर्स का कुछ भी दिलवाइएगा। स्पोर्ट्स की एक बात हमारे सामने आई थी आज ये सर माशाल्लाह से स्पोर्ट्स को बहुत जानते थे, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, लेकिन दो बेसिक प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएगी। वन इज दैट कि स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स हमारा है बेसिकली वहां पे फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं है। जस्ट नोट इट डाउन सर प्लीज। वहां पर फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं है। लड़के का पैर टूट जाए तो पहले एम्बुलेंस बुलाओ फिर उसे मेडिकल लेके जाओ। आप हम पे एक सेंटर बनाइए ताकि कम से कम अगर कोई लड़का फुटबॉल खेलते में गिरता है, उसका सर फटता है, तो वहां पर उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराया जा सके। दीज आर बेसिक थिंग्स। हमें इन चीजों पर सोचना होगा, हम लोग छोड़ देते हैं इन चीजों को, अरे हटाओ यार ऐसे कर रहा है सब अपना गवर्नमेंट तो काम उन चीजों से आगे बढ़ के सोचना होगा। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरा एक दोस्त है, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं अलीगढ़ का नाम चाहता हूँ, उसे कहना चाहूंगा कि उसे माउंट एवरेस्ट जाने का मौका मिला। नेपाल की एक कंपनी है, उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की 50% स्कॉलरशिप, जिसमें 16 लाख कुछ खर्चे, उसमें से 8 लाख कुछ जो है नेपाल की कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एंड ही विल बी द फर्स्ट मुस्लिम हु इज गोइंग टू क्लाइंब द एवरेस्ट। हिंदुस्तान का पहला मुसलमान अगर कोई एवरेस्ट पे जाएगा तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जाएगा। लेकिन वो जाएगा तब जब उसे यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करे। जाएगा तब जब उसे यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करे। और यूनिवर्सिटी हमारी बात बता देती है कि हमारे पास तो पढ़ने नहीं, हम गरीब यूनिवर्सिटी आखिर कब तक ये गुर्बत चलेगी, ये गुर्बत आखिर कब तक चलेगी? हम कब तक इस बात को लेकर के रोते रहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है? अगर फंड नहीं है तो सर आप अभी कहिए कि आपके पास फंड नहीं है, मैं यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जितने लोग हैं वो 100 लोग दिल्ली पहुंचेंगे फंड लेकर के। हम लोग आपके पार्टनर्स हैं, लेकिन तब तक है जब तक कि आप हमारे मफाद की बात करेंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा से है, तलबा की है, तलबा के लिए रहेगी। आगे बढ़ा रहा हूँ चीज, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर गया मैं बोले लंबे छोड़े वादे नहीं करना, माइनॉरिटी स्टेटस की बात में क्या यहाँ से अनाउंस कर दूंगा, दिल्ली जाकर धरना दे दूंगा, लेकर के आऊंगा, सोनिया आएगी तब तक नहीं जाने दूंगा। ठीक, ये सब चीजें नहीं, मैं फर्जी बात नहीं करना चाहता। आप लीगलिटी पर जाइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, माइनॉरिटी स्टेटस की जहां तक बात है, दैट इज द केस इज इन द कोर्ट एंड दैट्स सब्जुडाइज्ड। अगर आप उसमें इंटरफेयर करेंगे दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दैट विल बी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पहले से कोर्ट से फाइनल कराएं। दबाव बनाना चाहिए, वही बात बना रहा हूं कि दबाव बनाएंगे, लेकिन दबाव बनाने के लिए हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हमारा एग्जैक्ट ग्राउंड काफी है। आखिर हम कब तक लोगों के दर पर भटकते रहेंगे कि हमारा माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए? कब तक भटकेंगे हम कि हम सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं, अब अहमद पटेल के पास जा रहे हैं, अब हम राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, अब हम मुलायम सिंह के पास जा रहे हैं कि अब हम सपोर्ट कर दिए? उन लोगों को खुद शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो लोग यहाँ पर आया आकर के कहें कि वी आर सपोर्टिंग। आप लोगों को ताकत लेकर के आइए, आप लोगों को कुव्वत लेकर के आइए कि इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मूवमेंट शुरू होगा तो अलीगढ़ मूवमेंट होगा, और वो अलीगढ़ से ही शुरू होगा, वो जंतर मंतर का मोहताज नहीं। मूवमेंट जंतर मंतर का मोहताज नहीं। छोटी छोटी चीजों को बात करूंगा आगे बढ़ाते हुए। स्टेशनरी शॉप, अगर कोई लड़का हैंडीकैप है, मैं नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग तरह से बनाया, मैं किसी को नहीं कर रहा, अल्लाह उनके तकब्बुर से बचाए। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको शमशाद में जाना पड़ेगा पेन खरीदने के लिए। लाइब्रेरी के पीछे इतने बड़े बड़े नेसेसरीज बने हुए, इनकी जरूरत नहीं इतनी। आप यहाँ पे स्टेशनरी शॉप खुलवाइए, आप यहाँ पे स्टेशनरी शॉप खुलवाइए ताकि यहाँ पे किसी भी लड़के को, लाइब्रेरी का सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी,
वो स्टैंडर्ड है, वहां से कोई भी लड़का आएगा सबसे पहले लाइब्रेरी के पास पहुंच जाएगा, उसे बुक चाहिए, उसे कॉपी चाहिए, उसे पेन चाहिए, उसे पेंसिल चाहिए, उसे रबर चाहिए, वहां पे सब चीजें क्यों नहीं चाहिए? क्यों जाए वो शमशाद या चुनिए? दूसरी बात, एटीएम हमारे एक लगा हुआ है, सिर्फ वहां पे जाए सिटी ब्लॉक, एक एटीएम यहाँ भी लगा हुआ। पहले वो लड़का 20 रुपए रिक्शे के जाने के, 20 रुपए रिक्शे के आने के, हमारे यहाँ ज्यादातर दादा जैसी है, मैं खुद इसी तरह का हूँ कि मैं अगर एटीएम जाता हूँ तो 200 रुपए निकाल के जाता हूँ। अब वो लड़का 200 रुपए निकालना जाए, 40 रुपए रिक्शे के देते तो उससे क्या बचाओ? 160 रुपये तो बेचारा वैसे घाटे में चला दिया। तो कम से कम ऐसी जगह पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जहां पे आसानी से उन चीजों को एक्सेस किया जा सके। आगे बढ़ा रहा हूं, डिजिटल एंड स्मार्ट क्लासेस। भाई आप स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए कि आपके टीचर्स भी इतने स्मार्ट थे, स्मार्ट क्लास मैंने उस दिन भी स्पीच में बात कही थी कि हमारे टीचर्स को आज भी जीमेल अकाउंट बनाने नहीं आता, वो स्मार्ट क्लासेस कहां से लेंगे? और मैंने उस दिन यहाँ आया था सर, जब सर ने बात की कि स्टूडेंट्स आर द हैंडीकैप्ड इन इंग्लिश, तभी मैंने सर को बात काउंटर की कि वी आर नॉट द हैंडीकैप्ड, बेसिकली वी आर नॉट द हैंडीकैप्ड। और बेसिकली हैंडीकैप्ड वो लोग हैं जो लोग हमें हैंडीकैप्ड बना रहे हैं। आपकी कंपलसरी इंग्लिश ऐसी होती है कि आप 6th क्लास के कॉन्वेंट का जो स्टूडेंट होता है ना 6th क्लास का, वो लिख दे कि आप अपने वालिद साहब को बुखार की एप्लीकेशन लिखिए। ये आपकी बीए की कंपलसरी इंग्लिश है। आपको पैराग्राफ दे दिया कि आप प्रेसिडेंट लिखिए, इनमें से 3 पैराग्राफ है, इनको कट करके एक अपने वर्ड्स में लिखिए। ये हमारी इंग्लिश है। आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आप एक पैरामीटर्स देखिए ना, आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लासेस लगाइए, और वो सेकंड हाफ में ना हो। क्यों सेकंड हाफ में होंगे? लड़का एक बार हॉस्टल चला जाए तो दोबारा क्लास करने नहीं आए कि 66% अटेंडेंस हो गई, अपनी जरूरत है जाने की। अगर इंग्लिश की क्लासेस हो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, तो वो क्लासेस फर्स्ट हाफ में हो ताकि स्टूडेंट उनको अटेंड भी करें। तो ये कुछ चीजें हैं, आगे एक करके वाईमैक्स। हमारे कुछ पिछले अहदेदार थे, उन्होंने कहा कि हमें वाईमैक्स नहीं चाहिए, हमें तो वाईफाई चाहिए। उनसे पूछो कि वाईमैक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वाईफाई तो ये टावर्स जो लगे हुए हैं इनको चालू भी करा दिया है, जिस तरह से कैमरे चालू बनाए आपने। अगर वो टावर भी चालू होता है तो इंशाअल्लाह ताला आपको कैमरे में लड़कों को कैद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़के अपने रूम में बैठ के इंटरनेट चलाएंगे। उन टावर्स जो हमारे इतने खर्च के बाद लगे हैं यूनिवर्सिटी के, उन टावर्स को शुरू कराया है। आगे एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है गेट्स, यूनिवर्सिटी गेट्स। मैं छोटी छोटी चीजों को काम करके आया, जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली है। मैं करावी के लिए जाता था तिब्बिया कॉलेज, आसपास से निकलता था, तिब्बिया कॉलेज जाता था। लेकिन क्या होता है कि आप तरावी के लिए जाते तो गेट खुला होता है, लेकिन जब वापस आते तो गेट बंद होता है आपका। वो लास्ट में जब हम लोगों ने पेपर में निकलवाया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आया कि नहीं, इसमें तो लड़के खिलाफ होना, इसे खोल दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमें किसी की एंट्री नहीं करानी, किसी लीगल एलिमेंट की। हमें ये चाहिए कि जो आपने इतने बड़े बड़े गेट जो हमारे पुराने शेखुल जामे थे, उन्होंने एक गेट लगा हुआ था, 2 और लगवा दिए उसके आगे। अब वो उसकी वजह कुछ और नहीं थी, उसकी वजह थी ठेकेदारी थी। वो चाहते थे कि ठेकेदारों से दिया जाए, लोहा लिया जाए, उस पर एक कमीशन बने। वो गेट नहीं थे, वो ठेकेदारी थी। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर आप गेट बंद करते हैं तो बिना शुभ आप करिए, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करिए। और उसमें एक छोटी सी खिड़की होती है गेट की, कम से कम उसमें पैदल तो इंसान निकल सके। आप वहां पर गेट की बस बताते हैं, आप गेट की बस को बिठाइए, वो इस चीज को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि इलीगल लोग आ रहे हैं तो आई कार्ड चेक करें। हमें बिना शुभ हम इस चीज के लिए तैयार है, हम अपना आई कार्ड दिखाएंगे, क्योंकि हम इलीगल रिसर्च स्कॉलर्स की प्रॉब्लम। मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, मैंने देखा है फेलोशिप आती है, उसे खर्च कर दिया जाता है। लड़के वहां पे आते हैं, पता चलता है कि आपके हेड का जो पैसा था उसको दूसरे उसमें खर्च कर दिया गया। आपका जिस चीज के लिए पैसा आया है आप उसी पे खर्च करेंगे। अगर रिसर्च स्कॉलर के लिए पैसा तो आप रिसर्च पे खर्च करेंगे। अगर बहुत सारे एक प्रॉब्लम और आती है कि साहब जो बजट आता है बाहर जाने के लिए कॉन्फ्रेंसेस में, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप उसको फैकल्टी वाइज डिवाइड करिए। उस बजट को आप फैकल्टी वाइज डिवाइड करिए, क्योंकि जो बजट है तादाद के हिसाब से होना चाहिए, ना कि सिर्फ फैकल्टी की फैकल्टी अच्छी है, फैकल्टी बुरी है। अच्छी बुरी कोई फैकल्टी नहीं हो, हर कोर्स की एक अहमियत होती है, उसके हिसाब से
एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा मैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैंने जब यहाँ पे एंट्रेंस दिया पीएचडी का, उसके बाद मैंने सोचा जॉब कर लो, और मैंने 1 साल मुंबई में जॉब करी टीचर की, उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ। मतलब आप सोचिए इस बात को कि मैं एंट्रेंस देकर के जॉब करने गया, और अपनी 1 साल जॉब करने के बाद में आया, फिर मैंने एडमिशन दिया। तो ये क्या हमारे ऊपर एक सवाल निशान है कि हम क्या कर रहे हैं आगे? मतलब 14 महीने के बाद एक लड़के को एडमिशन मिलता है कि अगर इस अगस्त में एंट्रेंस हो रहा है तो अगले सितंबर अक्टूबर में एडमिशन होगा। रखते रहिए, मैं सब चीजों करता रहूँ। दूसरी बात, अटेंडेंस 300 कुछ लड़के रोक दिए गए। मैं उससे गया, मैंने बात की, मैं उसके साथ गया था। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ बिल्स हैं, कहने लगे, पहले बात तो कहने लगे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं है कि जो लड़के रुके हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। मैंने कहा सर ऑर्डिनेंस होते नहीं, ऑर्डिनेंस बनाए जाते हैं। ऑर्डिनेंस होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं और वक्त की दरकार के साथ उनको चेंज किया जाता है। जेएनयू, मुझे मालूम है, जेएनयू और जामिया में कुछ कोर्सेज में प्रोविजन है कि अगर कोई लड़का फर्स्ट सेमेस्टर में रुक गया है तो उसको सेकंड सेमेस्टर कंटिन्यू कराया जाए, और जब थर्ड सेमेस्टर आएगा तो उसका फर्स्ट के साथ एग्जाम हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि जो लड़का थर्ड सेमेस्टर में रुक गया वो आपकी वजह से फोर्थ सेमेस्टर भी छोड़े? क्यों छोड़े? वो मुझे बताइए क्यों छोड़े? अगर ऐसे एग्जाम्पल से, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मेरे जूनियर था आदिल से, कोर्ट ने उसको परमिशन दी कि उसने फोर्थ सेमेस्टर पहले किया और थर्ड सेमेस्टर बाद में किया। मैं आपको फाइल पहुंचा दूंगा अगर आपको जरूरत है। मैं फर्जी हवाई बात नहीं करूंगा, मैं लीगल बात करूंगा आपके सामने कि मैं आपको फाइल पहुंचा दूंगा, और ये प्रोविजन होने चाहिए। अगर नहीं है तो आई एम द मेंबर ऑफ द एकेडमिक काउंसिल एज पर द रूल एंड एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन। मैं इस बात को रखूंगा अपने दिल में कि अगर कोई लड़का थर्ड सेमेस्टर में रुका है तो उसको फोर्थ कंटिन्यू कराया जाए, और जब अगली बार थर्ड सेमेस्टर में वो आएगा तो उसको दोबारा से थर्ड कराया जाए, ताकि उसके आने वाले अगले 6 महीने बच सकें। 6 महीने बहुत बड़ी मुद्दत होती है। आप समझ रहे हैं कि 6 महीने कुछ नहीं होते। 6 महीने में प्रमोशन करके लड़के के 8,000 से 20,000 सैलरी हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें काउंट करनी है, और मैं चाहता हूं कि सर इन पर ध्यान दें। हम लोग किसी की मुखालफत नहीं है, हम किसी के एंटी नहीं है, हम प्रो स्टूडेंट हैं। हम सिर्फ स्टूडेंट्स के फेवर में, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ स्टूडेंट्स के फेवर में है कि अगर कोई भी चीज स्टूडेंट्स के फेवर की होती है तो हम उसमें साथ खड़े रहेंगे, अगर कोई उनके खिलाफ होती है तो हम उनके भी खिलाफ खड़े रहेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, जो हमारा एक सिनेरियो बना हुआ है, जो ये सब चल रहा है सिस्टम उल्टा सीधा, जिसका जो दिलाया वो कर दिया, वो सिस्टम खत्म होना चाहिए। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सिर्फ वर्ड्स में ना होता है, शुड बी इन द वर्ड्स। आगे बात बता रहा हूं धीरे धीरे। रीजनल सेंटर्स की बात हुई, ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। अभी तक नॉर्दर्न इंडिया में कोई सेंटर नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से प्रपोजल ऑलरेडी गया हुआ है, डीन के यहाँ से आपके यहाँ पे गया हुआ है। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इदारा हो जो ICSSR का रीजनल सेंटर लेकर के आए। इन चीजों का सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि सेंटर मिलेगा, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, आने वाले वक्त में फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और हमारे नाम में होगा कि जब भी कभी ICSSR के रीजनल सेंटर्स की बात होगी तो उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होगा। एक और चीज जो बहुत जनरल प्रॉब्लम है, सर मैं सिर्फ जनरल प्रॉब्लम से लेके आया हूं, जनरल वाली बात नहीं लाया हूं। नेट का एग्जाम होता है, CSIR का। साइंस के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, ह्यूमैनिटीज के जितने होते हैं, वो UGC के थ्रू करते हैं, यहाँ पे उनका नेट का एग्जामिनेशन होता है। लेकिन साइंस स्ट्रीम के जितने लोग हैं उनको CSIR नेट का एग्जाम होता है, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। और खासतौर से हम तो समझते चलिए लड़के हैं, EMU में बैठ के चले जाएंगे, सुबह 10 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जो हमारी बहन है उनको कितनी दिक्कत होती है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है हमने इन चीजों को इग्नोर कर रखा है कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर, टीचर्स की जो दिल में आता है, रिसर्च स्कॉलर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, मास्टर्स वालों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं,
यूजी वालों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। टीचर्स अपने एक गुट बनाते हैं, बैठ करके चाय पीते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसको रिसर्च में लेना है, ये मेरे आदमी है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है। देखिए ये सिर्फ आदमी बोलने की बात नहीं है, बल्कि बात इस बात की भी है कि कहीं इस चक्कर में कोई काबिल लड़का छूट जाए, उसकी जगह पे अपना आदमी लाने के चक्कर में नाकाबिल आदमी ना जाए। बात हक की है, बात सिर्फ एडमिशन की नहीं है, बात सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, बात हक की है कि जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर्स का भी, यूजी स्टूडेंट्स का भी और पीजी स्टूडेंट्स का भी, और इसी तरह से एकेडमिक काउंसिल के इलेक्शंस भी होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट बॉडी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ठीक है, एज पर दैट स्टूडेंट्स को भी इख्तियार है कि उनका इलेक्शन हो और वो एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स बने। ये हमारा हक है जो हमें अरसे से नहीं मिला है, और हमें सिर्फ एक यूनियन के नाम में एक खौफ हमारे रहता है कि लो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, अपनी यूनियन आ गई, से बिठा करके हम मैनेज कर लेंगे, बात खत्म। जिम्मेदारी सिर्फ यूनियन को मत दीजिए, आप जिम्मेदारी और लोगों को भी दीजिए ताकि एक दूसरे से वो सवाल कर सके इस बात का कि अगर वो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो हम जिम्मेदारी निभा के दिखाएंगे, कम से कम काम तो होगा। अटेंडेंस, हाँ देखिए हम यहाँ पे पढ़ने आए और अल्लाह की शुक्र से मेरी कभी अटेंडेंस और नहीं। ठीक है, हमारा पहला मकसद है हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि हमें अटेंडेंस पूरी करनी है, ये हमारा पहला मकसद है। लेकिन आप बात सुनिएगा पूरी, अगर आपका एक ऑर्डर आया कि जिस लड़के की अटेंडेंस 75% से कम होगी उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका ये ऑर्डर कभी नहीं आता कि जिस टीचर की अटेंडेंस 100% से कम होगी उसे सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप हमसे ये तवक्को करते हैं, अगर आप हमसे ये चाहते हैं कि हम 75% क्लास करें, तो आप उन लोगों को भी समझाइए कि वो 100% क्लास लें। 12 बजे घर से उठ करके आते हैं, 1 बजे 12 बजे घर से उठ के आते हैं, 1 बजे उनका लंच टाइम होता है, गाड़ी उठी और चले गए घर। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। घर की छुट्टी तो अनाउंस होनी है, ट्रेडिशन होता है। बैठ जाओ।